श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज है 29 अगस्त और हम सभी जानते हैं कि हर साल 29 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है, हम में से बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि 29 अगस्त का दिन हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उनके सम्मान में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। अब तक तो ठीक था, पर साल 2020 जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये साल न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि साल 2020 में कोविड-19 इस वायरस ने, या यूं कहें कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई है, हम सभी उससे बखूबी वाकिफ हैं। जहां इस बीमारी से, इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या देश और दुनिया में लगातार बढ़ रही है, वहीं हमारे देश में भी संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकार के बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और इस संक्रमण से बचें। बात चूंकि संक्रमण की हो रही है, इसलिए इस बार साल 2020 का खेल दिवस का जो आयोजन रहा, यानी जो आज आयोजन हुआ, वो पिछले आयोजनों से काफी कुछ अलग था। अलग इस संदर्भ में था क्योंकि ये पूरा का पूरा आयोजन, खेल पुरस्कारों का पूरा जो वितरण कार्यक्रम था, ये पूरी तरह से वर्चुअल था। लगभग 1.25 घंटे के इस आयोजन में राष्ट्रपति महोदय ने वर्चुअल तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, तेनजिंग नार्गे पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से देश के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। बनारस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कर्मभूमि रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की है और पिछले कई वर्षों से बनारस का नाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से अक्सर जुड़ता आ रहा है। अभी 1 वर्ष पूर्व बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार से पूर्व में ही सम्मानित प्रशांति सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वो बनारस की ही रहने वाली हैं। इस वर्ष यानी साल 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कारों के लिए जो चयन किया गया, उसमें भी बनारस के विशेष भृगुवंशी का नाम प्रमुख रूप से शामिल रहा। विशेष भृगुवंशी भी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं और वर्तमान में ओएनजीसी उत्तराखंड में कार्यरत हैं। विशेष को इस अवसर पर यह पुरस्कार आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों प्राप्त हुआ। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पुरस्कार प्राप्त होने के बाद एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी खेल के प्रति और उसके देश के प्रति कितनी बढ़ जाती है और कितना अहम रोल होता है इन पुरस्कारों का उस खिलाड़ी के जीवन में। पुरस्कार प्राप्त होने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं और पुरस्कार प्राप्त करने के दौरान का जो संघर्ष रहा है, वो कितना कठिन होता है और उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में सबसे पहले हमसे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रही हैं पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित प्रशांति सिंह जी। प्रशांति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अशोक जी, थैंक यू। और स्पोर्ट्स डे पे स्पेशल बातचीत करना बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। प्रशांति जी, 2016-17 की अगर हम बात करें तो आपको रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था खेल के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए। 2017 में 29 अगस्त को ही आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अभी बीते वर्ष यानी 2019 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और जहां तक मुझे जानकारी है, आप देश की इकलौती महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है जी। तो इस खेल दिवस के अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो सम्मान हैं जब प्राप्त होते हैं तो एक खिलाड़ी के मन में किस तरह का हर्ष होता है, किस तरह का उल्लास होता है और आगे के लिए उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कितनी बढ़ जाती हैं।
एक खिलाड़ी जब खेलता है तो ये सोच के नहीं खेलता है कि वो कोई पुरस्कार मिलेगा या कुछ मिलेगा। वो इसलिए खेलता है क्योंकि उसका इमोशन और पैशन इस तरफ झुकाव होता है, इससे जुड़ा होता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है। जब भी एक कोई सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिकग्निशन जो होती है लाइफ टाइम की, वो मोटिवेट करती है कि आगे भी अच्छा करने के लिए। और जो खिलाड़ी खेलता है, जीतता है, हारता है, वो तो एक मान लीजिए पुरस्कृत होना एक अलग ही बात है। जो आसपास के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे ग्राउंड पर हमारे जूनियर होते हैं, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी भी है कि सम्मान उचित समय पे मिल जाना, क्योंकि जो छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं उनके लिए एक रोल मॉडल भी सेट करना पड़ता है। क्योंकि कई जगह कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को ये पता नहीं होता है कि उनके बच्चे खेल के आगे क्या कर सकते हैं। तो ये एक तरह से जब इस तरह का कोई खिलाड़ी जो उनका सीनियर है, कोई अच्छे पुरस्कार प्राप्त करता है, एक रिकग्निशन मिलती है देश में, तो जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी को बहुत प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों की एक जर्नी आसान हो जाती है। जैसे हम लोग जब खेलते थे, हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स नहीं थे आगे कि हाँ, तो हमारे पेरेंट्स को थोड़ी चिंता थी कि भाई क्या करेंगे, आप इतना टाइम दे रहे हैं स्पोर्ट्स में। लेकिन जब ये चीजें हुई हैं तो आगे जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आसान हो गया है। स्पेशली मैं बताऊंगी तो काशी बनारस जो मेरा अपना घर है, जहाँ की मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, तो मेरे जैसे जो और बच्चे आ रहे हैं और स्पेशली लड़कियां, उनके लिए थोड़ी सी जर्नी आसान हो गई है। प्रशांति जी, आसान नहीं होता है, विशेष करके लड़कियों के लिए। पूरे पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं है अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिला पाना। आपके दौर की अगर बात करें, जिस दौर में आपने खेलना शुरू किया था, कितना कठिन और कितना संघर्ष भरा वो दौर था। आप सारी बहनें एक से बढ़कर एक, और सभी बास्केटबॉल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, कप्तानी की आपने देश के लिए, मेडल दिलाए देश को। कैसा लगता है आपको और कैसा रहा आपका वो जो सफर, कितना संघर्ष वाला सफर रहा? देखिए, क्या होता है कि सफर जब भी आप कुछ करने चलते हैं बड़ा, तो वो हमेशा संघर्ष तो रहेगा ही, चाहे वो नोन फील्ड हो या अननोन। हमारे मामले में ये चीज डबल मतलब कठिनाई बढ़ गई, क्योंकि ये एक अननोन फील्ड थी, हमारे लिए ही नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए। उस समय जो आज से 25-30 साल पहले जब मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी प्रियंका दीदी ने जब खेलना शुरू किया था, तो मतलब पूरे मोहल्ले में ऐसा हो गया था। जो हम जहाँ पे रहते थे, उदय प्रताप कॉलेज के पीछे ही वाले एक जगह पे हम लोग रेंट पे रहते थे, किराए के मकान पे रहते थे। बहुत साल हम किराए के मकान पे रहे हम लोग, क्योंकि उस समय हम लोग, हमारा जैसे जौनपुर में नेटिव प्लेस है, वहां से शिफ्ट हुए थे और छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, तो बड़ी मुश्किल थी। और एक तरह से बिल्कुल लोग देखते थे कहाँ जा रहे हैं, छोटी छोटी निक्कर पहन के खेल रहे हैं, लड़कों में दौड़ रहे हैं। जहाँ लड़कियां अपने छतों पे खड़ी नहीं होती थी, गेट पे खड़ी नहीं होती थी, क्योंकि गली मोहल्ले में एक कल्चर भी है कि लड़के आदमी खड़े होकर बात करते हैं। नॉट कि सब लोग बुरे ही हैं, लेकिन एक कल्चर है, एक एटमॉस्फेयर में अनइजीनेस है। तो वहां पे एक लड़की जा रही है, रोज सुबह शाम पसीना निकाल रही है, फिर उसकी छोटी बहनें भी देख के वो काम कर रही है। और मेरी मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते थे लोग कि अब क्या कर रही हैं और आगे क्या होगा, देखिए खेल में कुछ रखा नहीं है, और ये लड़कों में उठते बैठते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरी मम्मी को कहती, मुझे चिंता सिर्फ इस चीज की है कि मेरे बच्चों को कहीं चोट न लग जाए, बस। बाकी वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो बहुत खुश होते हैं जब वो वापस लौटते हैं, ग्राउंड से आते हैं, तो उनके पास इतनी सारी बातें होती हैं, तो वो देख के बड़ी मुझे खुशी होती है कि वो इतने खुश हैं। और उनकी चिंता देखिए मेरे पेरेंट्स की क्या थी कि अगर इतना समय दे रहे हैं तो प्रोफेशनली क्या कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे ख्याल के थे, जो ऊंचे सोच विचार वाले लोग थे, वो भी खेलने नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि इसमें करियर नहीं है, इसमें नौकरियां नहीं है, इसमें कुछ जानते नहीं है, चोट लग जाएगी तो करियर खत्म हो जाएगा। आज सुबह खेल रहे हैं, अच्छा शाम को चोट लग गई, 6 महीने का बेड रेस्ट हो गया। तो बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो मतलब हर तरफ का चैलेंज था, मतलब कोई ऐसा मोर्चा नहीं था जो नहीं खुला था हमारे सामने, और हर मोर्चे को भी फतेह करना जरूरी था। तो पेरेंट्स की जो चिंता थी वो भी बिल्कुल सही थी, क्योंकि दोनों का एकेडमिक बैकग्राउंड था, उन्होंने देखा नहीं था कि खेल के क्या करते हैं। लेकिन ये था कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ जो है, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही, और मेरे पापा भी, पापा की कंडीशन थी कि भाई पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कल को पता नहीं क्या होगा। तो ये सब था, चैलेंज बहुत थे, सफर इतना आसान नहीं था। और सही बताऊं तो अगर अभी कोई बोले कि वापस से वो दुनिया जी लीजिए, तो मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा कि वापस वो लाइफ जीने के लिए मैं तैयारी कर पाऊंगी कि नहीं। दोबारा से उस दौर को जीने में थोड़ी सी असुविधा जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल। सफलता मिल जाती है तो लोग जर्नी में सिर्फ अच्छी चीजों को याद करते हैं, पर इतना आसान होता नहीं है। उस जर्नी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि
मतलब आपके स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचाई जाती है, आपके आत्मसम्मान को, कि आपको एकदम लगेगा कि आप मतलब इस दुनिया में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह आए हैं क्या। मतलब ऐसा कि हाँ लड़के लड़कियों में डिफरेंस, फिर सोसाइटी में कि हाँ भी अगर जो लोग डिफरेंस नहीं भी कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं भी कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी ही कम है, मतलब उस जगह पे ही कम है जैसे हम लोग खेलते थे। तो मुझे बहुत मन करता था कि मैं अपने ग्राउंड पे ना लेट तक लाइट्स जो जल जाती है तब खेलूं, क्योंकि बड़े गेम्स हमेशा लाइट्स में होती हैं, तो एक नहीं छोटे बच्चे के दिमाग में होता है कि हम भी लाइट्स में खेलें। पर यह था कि सूरज ढल रहा हो, आप अपने घर पहुंचिए किसी भी तरह से, घर की पाबंदियां होती थी, सख्ती। बिल्कुल बिल्कुल, कि शाम को इतने बजे से पहले ही आपको घर पहुंच जाना है। तो इसकी वजह से हम लोग को ग्राउंड पे जल्दी जाना होता था, स्कूल खत्म होता था और मैं ग्राउंड चली जाती थी। अच्छा प्रशांति जी, आपकी बड़ी सिस्टर ने, आपकी बड़ी बहन ने खेलना शुरू किया, और ऐसा क्या रहा कि सारी की सारी बहनें सिंह सिस्टर्स के नाम से जिसे आज देश जानता है जिन्हें, वो सारी की सारी बहनें एक ही स्पोर्ट्स में, एक ही खेल में इतना रम गई? क्या आपस में ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी, या सबका अपना इंटरेस्ट था इस स्पोर्ट्स को लेकर के? क्या कारण रहा कि सारी की सारी बहनें और बास्केटबॉल को उन्होंने चुना और सबने अपना एक परचम लहराया देश में, दुनिया में? जहाँ पे हमारा रेजिडेंस है बनारस में, वहां से उदय प्रताप कॉलेज जो है बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते थे, छोटे छोटे थे। तो शाम को जैसे कॉलोनी में बच्चे खेलते हैं वैसे ही हम लोग खेलते थे। तो एक होता है ना कि मेरी सिस्टर जो है, उसको कोच साहब थे अमरजीत सर, उन्होंने बोले कि लंबी लड़की है, इसको ले आओ ग्राउंड पे। उन्होंने बोला कि भाई आओ ग्राउंड पे। वो खेलने लग गई तो हम लोग को बड़ा वो हुआ कि भाई एक नहीं मेरी सिस्टर खेलती है और मेरी दीदी जो है टीम में, स्कूल की टीम में खेलती है, तो उनके पीछे पीछे जाने लग गए। और कोच साहब देखे कि भाई सब लोग की हाइट बिल्ट अच्छी है और सब थोड़े एथलेटिक हैं और डरते नहीं है किसी से। जैसे देखेंगे कि लड़कों में ही खेलना, जैसे कॉलोनी में लड़कियों का अलग ग्रुप, लड़कों का अलग ग्रुप, तो वो बोरिंग हो जाता था। साइकिल चलाना, रेस लगाना, ये सब चीजें ही ज्यादा पसंद आती थी। तो वो देखते थे कि टफ बच्चे हैं ये, तो उनको था कि किसी भी तरह इनको लो। तो जब हम लोग जाने लग गए और वहां पर नहीं एक अच्छा, जब आप खेलते हैं, जैसे क्लास में भी कोई बच्चा जब आंसर देता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में जाने का इंटरेस्ट बना रहता है। तो वही जब अच्छा हम खेलते हैं और उसको अप्रिशिएट किया जाता है और आप पॉइंट्स मारते हैं, आप जीतते हैं, तो मन करता है कि आगे और भी अच्छा करें। तो इस तरह से हुआ। और क्योंकि वहां पे बास्केटबॉल का एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, बास्केटबॉल का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर था वहां पे, तो वहां पे हम लोग खेलना शुरू किए। और उस उदय प्रताप कॉलेज में साई कोच थे अमरजीत सर, उनके अंडर में। तो एक के बाद एक सारी सिस्टर लोग खेलने लगे, क्योंकि देखिए बनारस में ना अभी भी आज भी बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर नहीं है चीजें करने के लिए, और उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो शाम को कॉलोनी, गली, मोहल्ले में खेलते या बास्केटबॉल कोर्ट पे खेलते, तो ऐसा कि एक सिस्टम था। तो मेरी मम्मी भी सोची कि वो ज्यादा अच्छा है कि एक सिस्टम है वहां पे खेलने का, शाम को इतने बजे से ट्रेनिंग होती है, चले जाते हैं हम लोग, खेल करके आ जाते थे। तो ये भी एक रीजन था कि वहां पे जाने का। एक कारण है कि भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि बनारस में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं है। आप बहुत ज्यादा चीजों पे नहीं, आप फोकस कर सकते हैं चीजों पे। आपने जो टारगेट लिया है आप पूरी तरह उस पर फोकस्ड हो सकते हैं। बिल्कुल। प्रशांति जी, इस दौर में जब पुरस्कार मिलता है, जब आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आपके प्रदर्शन को देश और दुनिया में सराहा जाता है पुरस्कार दे करके, तब तो देश और दुनिया की आंखें आप पर टिकी होती हैं। लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष भरा दौर होता है, जैसे अभी आपको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और अर्जुन अवार्ड भी आपको मिला है, लेकिन अगर मैं उन खिलाड़ियों की बात करूं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, जो अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा कि भाई पुरस्कार और सम्मान जरूर मिलता है एक समय के बाद, जब आप अपने आप को स्थापित करते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, लेकिन उसके पहले आप अपने संघर्ष को कम मत होने दीजिए, अपनी मेहनत लगातार जारी रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का उद्देश्य होता है कि भाई हमें खेल की बदौलत नौकरी पा लेनी है, किसी का उद्देश्य होता है कि कहीं किसी कोटे के थ्रू हमें कहीं कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस दौर में कई बार होता है कि वो अपने संघर्ष में कमी ले आते हैं या थक कर हार जाते हैं, टूट जाते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? देखिए, लक्ष्य से कभी चूकिए मत। जो आपने गोल सेट किया है उसको फोकस करिए। ये सक्सेस जो भी है, या अवार्ड, पुरस्कार, नौकरी, ये सब बाई प्रोडक्ट होता है। सफलता जब आप अपना काम अच्छे से करते हैं, ये सब चीजें बाई प्रोडक्ट की तरह आपको मिलेंगी। लेकिन मेजर आपका लक्ष्य वही होना चाहिए कि आप सबसे बड़े स्टेज पे जाके खेलें, और खेले ही ना, जीतें और दम के साथ जीतें और अपना एक मार्क छोड़ें। उसके बाद ये पुरस्कार भी आपके लिए आएंगे, नौकरियां भी आपके लिए आएंगी, सब कुछ आपके लिए आएंगे। और जो ये स्ट्रगल है, आप जो लोग परिवार में रहते हैं उनको भी पूछेंगे तो उनके पास भी स्ट्रगल है बहुत ज्यादा। जो नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं उनके पास भी स्ट्रगल है। सड़क पे चलता हुआ इंसान, हर इंसान का एक अपना स्ट्रगल है। पर अगर आपके पास भगवान ने ऐसी चीज दी है, ऐसा पोटेंशियल दिया है कि आप खेल के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, आपकी ऐसी बौद्धिक क्षमता है, आपकी ऐसी फिजिकल एबिलिटी है, आपकी ऐसे डिटर्मिनेशन है, तो इसको जाया मत करिए।
उसको वही फोकस करिए और ये सब चीजें होंगी, चीजें फॉल मतलब अपने प्लेस पे कर जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम छोड़ के क्या पता आगे क्या हो, हम ये कुछ कर लेते हैं कि यहाँ पे हम सेट हो जाएंगे, तो देखिए सर्टेनिटी तो लाइफ में कभी होती ही नहीं है। आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि अगला 10 दिन आपका कैसा होगा। तो इस तरह का नहीं सोचिए, ऊपर ईश्वर पे विश्वास रखिए और अपने एकदम लक्ष्य से कभी मत चूकिए, एकदम गोल को एकदम फोकस करके फॉलो करिए और बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट की तरफ आपको मिल जाएंगी। निश्चित तौर पर प्रशांति जी, जो स्थिति है आज के समय में विशेष करके लड़कियों को लेकर के, चूंकि आपने भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम का नेतृत्व भी किया है, कप्तानी भी की है आपने, आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मैच खेलते हैं तो क्या स्थितियां हैं हमारी जो भारतीय बास्केटबॉल टीम है, विशेष करके महिलाओं की या लड़कियों का जो इस खेल में रुझान है, आज उसकी स्थिति क्या है? अभी तो प्रधानमंत्री जी जब से खेलो इंडिया योजना को लेकर के आए तब से इस खेल में क्या कोई विशेष बदलाव देखने को मिला? लड़कियों का जो प्रतिभागिता का स्तर है, जो प्रतिशत है, क्या वो बढ़ता हुआ नजर आता है आपको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या हुआ है कि पहले से और अब में एक चीज है कि लोग ज्यादा क्योंकि सोशल मीडिया है, सबके हाथों में फोन है, तो लोग इन्फॉर्म्ड हैं, लोग ज्यादा अवेयर हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी जल्दी मिस नहीं करता कोई भी। और जो खेलो इंडिया स्कीम की बात है, खेलो इंडिया से बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि खेलो इंडिया में इन्होंने जो टारगेट किया है छोटे बच्चों को कि जिनके पोटेंशियल है, हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं, जूते देते हैं, किट देते हैं, तो इससे क्या हो गया ना कि जो पेरेंट्स पे बर्डन पड़ता था वो कम हो गया है। तो इसकी वजह से डेफिनेटली ऐसा हो गया है कि एक अननेसेसरी लोग ना अपने बच्चों को रोकते नहीं है। अगर उसमें टैलेंट है जिसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप मिल रही है तो लोगों को रिस्पेक्ट आती है। जो हमारे पेरेंट्स ने फेस किया कि जब तक हम एकदम एक स्टेब्लिशमेंट नहीं आ गए तो उनके अंदर में एक इनसिक्योरिटी थी कि भाई पता नहीं क्या है, आगे करियर क्या होगा, ये होगा, ऐसा उनको नहीं दिखता। उनको ये समझ में आता है कि 100 बच्चों में अगर मेरा बच्चा खेलो इंडिया में सेलेक्ट हो रहा है, एक्सपर्ट उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कुछ पोटेंशियल है। तो उस बच्चे को थोड़ा सा घर में रिस्ट्रिक्शन जो थी वो कम झेलनी पड़ती है। और दूसरी बात की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वुमेन बास्केटबॉल की बात है, तो वुमेन बास्केटबॉल हम लोग 2007 में अपर पूल में आए थे, 2013 तक लगातार अपर पूल में खेले, 2014 में भी हम लोग एशियन गेम्स में अब तक की सबसे बेस्ट रैंकिंग ली। उसके बाद एक बार डिप हुआ था टीम, लेकिन वापस से अपनी पोजीशन ले चुके हैं। और अब तो इतनी अच्छी स्थिति है कि जो इंडियन टीम में 12 लड़कियां खेलती हैं, इनके अलावा जिन लड़कियों में पोटेंशियल है, पहले लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते थे कि अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो उनका एडमिशन हो जाता था। अब हमारी 3-3, 4-4 लड़कियां फॉर यूएसए की टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पूरे स्कॉलरशिप पे एजुकेशन ले रही है, सिर्फ बास्केटबॉल की वजह से। क्योंकि अब लोग अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेकर के। तो ऐसी लड़कियां जो नेशनल टीम में और नेशनल कैंप में खेली हुई हैं, उनको यूएस में 100% स्कॉलरशिप पे अच्छे से अच्छे कॉलेजेस एडमिशन दे रहे हैं और वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल को भी परस्यू कर रही हैं। बनारस से चूंकि आपका पुराना लगाव है, बनारस से ही आपने खेलना शुरू किया है। यूपी कॉलेज जिसे हम राजर्षि की धरती के नाम से जानते हैं, कहा जाता है कि उसकी मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि उस ग्राउंड पर जिसने भी अपना पसीना बहाया है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक अलग पहचान मिली है। जब आप पलट के बनारस आती हैं, और मैं आपकी ही बात नहीं करूंगा, सारी स्प्रिंग सिस्टर्स की बात करूंगा, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ किस तरह का माहौल होता है? जो युवा हैं खेल को लेकर के उनके मन में किस तरह का उत्साह होता है? वो जो आपने बोला ना कि उस धरती को कुछ आशीर्वाद है, तो ये तो है, क्योंकि 21-22 इंटरनेशनल प्लेयर तो सिर्फ बास्केटबॉल के वहां पे निकल गए। हाँ, और बाकी गेम में भी जो हॉकी में निकले हैं और एथलेटिक्स में भी हैं और बहुत सारे गेमों में लोगों ने बहुत अच्छा किया है। जब भी मैं बनारस आती हूँ तो मेरा तो मतलब ऐसा है कि शाम को अक्सर जो है ग्राउंड पे मैं जाती ही हूँ। और नॉट कि यहाँ की कोई, जैसे किसी और ग्राउंड पे अगर मैं जाऊँ तो एक सर्टेन वो होता है, एक प्रोटोकॉल टाइप का होता है कि हाँ उनकी अवार्डी आई है एक वो। पर ये ग्राउंड मेरा बचपन का ग्राउंड है, जहाँ पे जाके मैं सीढ़ी में बैठती हूँ, कैंटीन से लाल पेड़ा आता है, खा लेती हूँ, और नहीं और एकदम जैसे नहीं जो बच्चे हैं उन्हीं के पानी में से, बोतल में से पानी पी लिया, उनको कुछ साथ में खिला भी दिया। हाँ कि भाई जो आए हैं तो सीनियर आते हैं तो हमारी जेब बहुत काटी जाती है। हमारे ग्राउंड का एक कल्चर है कि कोई भी सीनियर आएगा तो उसकी जेब बच नहीं सकती, वो तो कटनी है। तो ये सब एक मतलब लगाव वाली चीज है। देखिए वो ऐसा लगता नहीं है कि मैं कभी जाती हूँ, वो लगता है वो मेरा ग्राउंड है, वो वहीं मैं पढ़ी हूँ, वहीं वो मेरा ग्राउंड है, वहीं मैं खेली हूँ। वो पूरी लोकेलिटी, वो पूरा बनारस जो है वो मेरा घर है। बेसिकली मेरा होम एड्रेस हमेशा बनारस ही है। जब मैं राष्ट्रपति पुरस्कार ले रही थी राष्ट्रपति जी से, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, तो जो भी मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस था राष्ट्रपति भवन से वो बनारस में था, क्योंकि मैं तो हर समय ट्रैवल करती रहती हूँ। तो जो भी
मेरा जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है और नेटिव एड्रेस होता है वो हमेशा बनारस रहता है और मेरा जिंदगी भर का एड्रेस बनारस ही रहने वाला है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके परिवार में ऑलरेडी आप अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और आपके परिवार से ही एक और सदस्य ईशांत शर्मा जी, जिन्हें हम सब जानते हैं, क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, हमारी टीम के सदस्य रहे हैं, उनको भी इस बार सम्मानित किया गया है। तो कैसा लगता है, परिवार में इतने सारे पुरस्कार लगातार आ रहे हैं? ऐसा लगता है कि खाना बनता है, धीरे धीरे बनता है, फिर आप लोग सब लोग खाते हैं, फिर डेजर्ट का टाइम होता है कि हाँ अब स्वीट डिश, अब मुंह मीठा कराने का टाइम आ रहा है। तो ऐसा ही लग रहा है कि वो समय जो है 20-25 साल का सिर्फ मेरा नहीं, मेरे माता पिता जो ईशांत है उसके माता पिता, उसके पूरी फैमिली, एक तो ईशांत को मिला है तो मतलब हम लोग बड़े खुशी हुई थी। हम लोग परिवार में एक और आया नेशनल अवार्ड, वो भी स्पोर्ट्स का। फिर आप देखेंगे तो जो सौरभ चौधरी है और दिव्या काकरान है, ये सब बच्चे, इन लोग की उम्र देखेंगे आप तो बहुत छोटी है, मतलब कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है। इस उम्र में इतनी बड़ी रिकग्निशन मिल रही है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है यूपी स्टेट के लिए भी। तरह देखा जाए तो स्पोर्टिंग कल्चर देश में डेवलप हो रहा है। जैसे पहले था तमिलनाडु, केरला, पंजाब और हरियाणा में तो हमेशा से स्पोर्ट्स अच्छा था, पर अब उत्तर प्रदेश में भी सुधार हो रहा है। प्रशांति जी, हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, विशेष करके युवा खिलाड़ी जो अभी संघर्ष के दौर में हैं, जो अपने आप को स्थापित करने के दौर में हैं, उनको क्या संदेश होगा? देखिए, स्थापित करना है अपने आप को, लक्ष्य को पहले निर्धारित करिए और उसको साधिए जरूर। और एक चीज है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जीत हार भी लगी रहती है, तो कोई टूर्नामेंट हारने से कोई दुनिया खत्म नहीं होती और एक जीत आपकी पूरा करियर डिसाइड नहीं करता। बहुत अच्छा हुआ समय तो हमें खुशी में भूल नहीं जाना आगे का समय कि आगे क्या आना है, और थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया तो हमेशा याद रखिए कि नेक्स्ट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। और ये समझ लीजिए कि आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी की तरफ कि जब आपको ये सीट दी गई है तो आप उसको जरूर जस्टिफाई करिए, क्योंकि आप पीछे से आने वाले 100 बच्चों का करियर डिसाइड करते हैं। तो जम के खेलिए और इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाइए। निश्चित तौर पर क्या ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो भी संघर्ष के दौर में हैं, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के लिए भी कोई संदेश होगा? क्योंकि जिस तरह से आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, हर सदस्य ने, कि नहीं आगे बढ़ो और खेलो, देश के लिए कुछ करो, अपना नाम स्थापित करो, तो ऐसे में परिवार में अभिभावक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभिभावकों के लिए भी कोई संदेश होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, अभिभावकों से मेरा एक ही अनुरोध है कि अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस रखिए, और अगर आपके घर में ऐसा टैलेंट आया है तो प्लीज उसको नरिश करिए, उसको चेरिश करिए, क्योंकि अगर आप उस पर डाउट करेंगे तो समझ लीजिए उस बच्चे के पास वापस कहीं जाने के लिए और नहीं, एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। घर तो घर ही होता है, दुनिया में आप हारेंगे, जीतेंगे, सेलिब्रेट करना होगा, दुख मनाना होगा, आपको घर ही चाहिए अपना। अगर घर वाले साथ नहीं रहेंगे तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए है कि आप अगर सपोर्ट सिस्टम बन के आएंगे तो उसकी जर्नी आसान हो जाएगी खिलाड़ी की। निश्चित तौर पर प्रशांति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू अशोक जी, मुझे बुलाने के लिए। दोस्तों, ये थी प्रशांति सिंह, जिनके साथ अभी हमारी बातचीत को आपने सुना कि कितना संघर्षपूर्ण दौर रहा था वो, जब इन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत की थी। बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी मेहनत, और उसके बाद जाकर वो अवसर आता है जब आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिलती है। और अब वक्त है, आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों वर्चुअल तरीके से सम्मान प्राप्त करने वाले बनारस के प्रतिभाशाली और अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान विशेष भृगुवंशी से बात करने का। विशेष जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने पर ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। अशोक जी, आपको भी नमस्कार और धन्यवाद आपको बहुत बहुत, और खासकर बनारस के लोगों का धन्यवाद। आज इन लोगों की इतनी दुआओं और इतने विश्वास के कारण ये अवार्ड मुझे मिला है और इतनी बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त हुई है। आज जब आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ तो किस तरह का हर्ष और किस तरह का उल्लास था? बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास है भैया, और सभी परिवार के लोग, सभी मित्र, सभी जो भी लोग जानने वाले हैं, वो सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और खुश हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सम्मान है खेल जगत का जो कि आज मुझे प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इसकी सूचना कब और कैसे मिली थी कि आपका चयन जो है वो अर्जुन पुरस्कार के लिए? जी, शाम को मुझे फोन आया, एक उन्होंने कहा कि भाई लिस्ट आई है
और आपका भी चयन हो गया है। लेकिन क्योंकि भैया वो एक जरिया हमें ऐसा नहीं लगा कि विश्वास पूरा करें, फिर हम इंतजार कर रहे थे कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो गवर्नमेंट या साई की तरफ से फोन जरूर आएगा। जब रात को मुझे मेजरमेंट के लिए फोन आया कि भाई आपके ब्लेजर, शर्ट और पैंट का साइज बता दीजिए, तब जाकर के मुझे मतलब 100% यकीन हुआ कि नहीं हो गया हिसाब पूरा। क्योंकि जी भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा मतलब एक प्रेस विज्ञप्ति आई नहीं थी तब तक। अच्छा। और नाम भी क्लियर नहीं आ रहे थे सामने, तो उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि क्या मतलब टोटल कितने लोगों की सिफारिश का गई है, किसका किसका नाम है। बस लोगों में वो चल रहा था कि इनका हो गया, उनका हो गया। जब वो शाम को फोन आया तब यकीन हो गया था मुझे कि नहीं हो गया, गारंटेड है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, पूरा बनारस प्रसन्न है। और हर तरफ मैं तो देखता हूँ कि यहाँ के जो खेल के मैदान हैं, जो स्टेडियम्स हैं, वहाँ पर इस चीज को लेकर के लोगों में गजब का उत्साह है कि हमारे बीच का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिसको आज माननीय राष्ट्रपति जी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। बास्केटबॉल के लिए मुझे लगता है कि बनारस से ये एक बड़ी उपलब्धि है। और विशेष रूप से हम चर्चा करना चाहेंगे कि बास्केटबॉल खेल के बारे में। बनारस जहाँ से आपने अपने खेल करियर की शुरुआत की, यूपी कॉलेज का वो मैदान, कैसे याद करते हैं आप अपने सफर को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जितनी भी मेहनत की है और जितना पसीना मैंने राजर्षि जी के इस भूमि पे बहाया है, आज मुझे उस चीज का फल मिला है। और दूसरी बात ये है सर, अवार्ड मिलना हमारा एक वो है कि गवर्नमेंट ने हमें सम्मान दिया है और सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी दी है कि इस अवार्ड के साथ हमें और मेहनत करनी पड़ेगी इस अवार्ड की एक गरिमा को कायम रखने के लिए। और यूपी कॉलेज में रह के हम लोगों ने जितना सीखा है, मुझे नहीं लगता है कि इतना हम कहीं और रह के सीख पाते या फिर आज हम ऐसे इस लायक बन पाते हैं जितने आज हुए हैं। आपकी करियर की शुरुआत में हम सभी जानते हैं कि आपके बड़े भाई विभोर भृगुवंशी का काफी अहम रोल रहा है। आज जब आपको पुरस्कार मिला तो घर पर विभोर जी की और माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा माहौल था? बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल। जितने लोग भी हमें जानने वाले हैं, परिवार, भाई बहन और बीवी हमारी और जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, सभी जगहों पे बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है। और सभी लोग बस इंतजार कर रहे हैं मेरा कि मैं वापस पहुंचूँ, सबसे मिलूं। जब भी किसी खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन की बदौलत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक मिलते हैं, उसको पहचान मिलती है, तो उसकी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। और जिस तरह का ये राष्ट्रीय सम्मान है, इसके बाद के समय को आप कैसा देखते हैं? आपकी जिम्मेदारियां किस तरह की बढ़ती हैं? जिम्मेदारियां इसलिए बढ़ी हैं कि अभी तक हम एक खिलाड़ी के रूप में फ्री होकर के खेलते थे। आज हम जब खेलेंगे ना, तो हमारे साथ एक ये अर्जुना अवॉर्डी का टैग रहेगा और 4 लोग जो होंगे वो अब और भी उससे देखेंगे क्यूरियोसिटी से कि भाई ये अर्जुना अवॉर्डी है। तो हमें और मतलब मेहनत और लगन के साथ खेलना पड़ेगा और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा हर गेम में। बिल्कुल। जब तक हम खेलेंगे, जब तक उस चीज को हमें बरकरार रखना है ताकि हमारी जो मेहनत है वो अच्छी से रहे और अच्छे से और प्रदर्शन करते रहें। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है, कप्तानी की है। आने वाले समय में किस तरह की योजना है, खेल में किस तरह के परिवर्तन लेकर के आप तैयारी करेंगे अपनी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप और आपकी टीम प्रतिभाग करने के लिए जाए तो वहाँ पर जो संघर्ष हो वो जबरदस्त हो, अच्छा हो और आप उसमें जीत करके लौटें? जी देखिए, एक तो ये कोविड का जो एक समय है, इसने काफी कुछ धीमा कर दिया है समय को, लेकिन हम उम्मीद लेकर के चल रहे हैं कि भाई जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हम लोग अपनी प्रैक्टिस वापस से शुरू करेंगे और हमारा एक्चुअली नेक्स्ट एशिया कप है, तो हम उस एशिया कप को भविष्य में मतलब ध्यान में रखते हुए तैयारी करें कि हमें वहाँ पे अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है। आपसे बनारस के और देश भर के जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो अभी संघर्ष के दौर में हैं, काफी प्रभावित रहते हैं। आप एक यूथ आइकन के रूप में देखे जाते हैं। तो आज खेल दिवस के अवसर पर जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है, उन खिलाड़ियों के लिए जो अभी संघर्ष के दौर में हैं, उन युवाओं के लिए क्या कोई संदेश है आपकी तरफ से? जी हाँ, मैं बिल्कुल यही संदेश देना चाहता हूँ सबको कि दिल लगा करके खेलो, मेहनत करो और अच्छे से परफॉर्म करो। ये जितना भी आदमी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, वो आज नहीं तो कल सफल हो जाता है और आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। और बिल्कुल मैं अपने सबसे बड़ी बात, एक हमारे यहाँ दौर में लोग आजकल स्पोर्ट्स से थोड़ा सा दूर होते हैं और लोगों को अब ऐसा लगता है कि मोबाइल गेमिंग और इनका ज्यादा दौर है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए
तो पहले क्या था कि पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी स्पोर्ट्स के माध्यम से, बट आज स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। बड़े बड़े मुकाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, लोग मेडल्स जीत रहे हैं देश के लिए, अपने परिवार का, देश का और सोसाइटी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप भी अच्छे से मेहनत करो, दिल से मेहनत करो और देश का नाम रोशन करो। विशेष जी, इस अवसर पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस उपलब्धि के लिए, इस इतने बड़े सम्मान के लिए निश्चित तौर पर आपने जो पसीना बहाया है वो तो आपकी मेहनत है ही। आपके शुरुआती करियर की अगर मैं बात करूं, वहां से लेकर के और अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीमों में खेलने के दौरान आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपने माता पिता, परिवार, अपने गुरुओं को और अपनी फेडरेशन को, सबको ही इस बात का श्रेय देना चाहता हूँ। उन लोग की सबका एक विश्वास था कि मैं देश के लिए अच्छा खेलता रहूंगा और मेडल जीतूंगा, और आज वही हुआ है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार, माता पिता और अपने फेडरेशन और कोचेस को इस बात का श्रेय देना चाहूंगा। आप ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बास्केटबॉल लीग द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। हम आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि इस तरह आपको और भी अनुबंध मिले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आप अपना और हमारे देश का नाम, बनारस का नाम यूं ही रोशन करते रहें। आपको आकाशवाणी की तरफ से हम इस विशेष उपलब्धि के लिए, इस अर्जुन पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने थोड़ा सा समय निकाल करके हमसे बात की और हमारे श्रोताओं के बीच अपनी इस उपलब्धि के बारे में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू अशोक जी, नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थे विशेष भृगुवंशी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आज खेल दिवस के अवसर पर आयोजित हुए पुरस्कार वितरण समारोह में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम, इस बारे में अपनी सलाह और सुझाव हमें लिखकर भेजना मत भूलिए। आप हमारे तमाम सारे सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं, ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी, उनसे भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। अपने दोस्त अशोक पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।